बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चश्मे-ज़न ने कभी ये मनाजिर देखे नहीं जो हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मौजूदा दौर में देख रहे हैं। क्या कौमी असम्बली का बजट हो या फिर सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी करदा बजट हो, हर असम्बली के बाहर और अंदर एक ही धमा चौकड़ी लगी हुई है। समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है। आज बलूचिस्तान और KPK असम्बली के अभी ज़ाहिर बजट पेश होने थे। बजट पेश होने से पहले ही बहुत कुछ हो गया। अभी तक की इतलात यह है कि बहरहाल बजट पेश किया जा रहा है। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है, लेकिन अपोजिशन का यह एहतजाज क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या मुतालबात थे, एक दूसरे को मारा गया, बताया गया कि पुलिस की जानिब से वहां पर फायरिंग भी की गई, आंसू गैस भी बरसाए गए। मतलब बात इतनी कैसे बढ़ जाती है। आज आप प्रोग्राम में इस मसले पर भी बात करेंगे। फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात हैं इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ, वो हम देख रहे हैं कि माजी में भी तजावुज़ात का बड़ी तादाद में खात्मा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही हुआ, लेकिन इस वक्त जो तजावुज़ात हैं इसमें नस्ला टावर के हवाले से बड़ी डिबेट हो रही है और बताया जा रहा है कि कुछ बड़े बैठ गए हैं ये सोचने के लिए कि नस्ला टावर को बचाया कैसे जाए, ये नस्ला टावर बना कैसे। शायद ये अहम सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब ये तामीरात हो रही थी तजावुज़ात की, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेकर तमाम इंतजामिया क्या ख्वाबो खरगोश के मजे ले रही थी, और अगर ले रही थी तो अब जवाबदेही कौन करेगा। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दे रखी है, लेकिन जरा सबसे पहले बलूचिस्तान असेंबली का अहाता करें कि वहां पर क्या हुआ, इलाका और पूरी असेंबली के बाहर ये मैदान जंग का मंजर क्यों पेश आया। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर से कवर कर रही है बुशरा कमर। बुशरा, आगाह कीजिएगा, ये क्या मुतालबात थे, इतनी बात कैसे बढ़ गई आगे। जी, सिचुएशन ये हुई कि गुज़िश्ता 4 रोज से अपोजिशन जो है बलूचिस्तान असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज थी, और अपोजिशन का यही कहना था कि वो हुकूमत को बजट पेश करने नहीं देगी जब तक जो है उनकी स्कीमात और उनके मुतालबात जो है बजट में शामिल नहीं कर लिए जाते। अच्छा। लेकिन जो है आज जब बजट पेश करने के लिए हुकूमती अराकीन जो है वो बलूचिस्तान असेंबली आना चाह रहे थे, तो जो है अपोजिशन की जानिब से अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए अपोजिशन के रुकने असेंबली हैं वो असेंबली के अहाते में पहुंच गए, और उन्होंने जो 3 दरवाजे हैं उन तीनों दरवाजों पर जंजीरें लगाकर ताले डाल दिए, कुर्सियां रखकर बैठ गए। बुशरा, मुझे एक बात बताएं, एक मिनट बुशरा, ऑपोजिशन के लोग होंगे ना, ये तो मुझे अवाम में से भी लोग लग रहे हैं, ये सारे क्या ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, खवातीन भी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये तमाम अपने असेंबली है, ये तमाम जो है कारकुनान हैं जिन्हें जो है। तो ये कैसे एंटर हो गए सारे, ये कैसे सारे एंटर हो गए? जिस वक्त सिचुएशन खराब हुई और एक दरवाजा तोड़कर हुकूमती अराकीन जो है वो असेंबली के अंदर पहुंचे, तो उसी वक्त जो है ये जितने भी लोग बाहर खड़े थे मौके का फायदा उठाते हुए वो भी धक्कम तेल के दौरान जो है असेंबली के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। जब सिचुएशन खराब हुई और हुकूमत को लगा कि अब जो है सूरत हाल खराब होती जा रही है, और अगर ये तमाम लोग जो है वो तरह से जो है अंदर पहुंचने में जो है वो कामयाब हो गए, तो मसला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है मजबूरन यहाँ जो मौजूद पुलिस थी उसने सबसे पहले जो है वो लाठीचार्ज किया। मेरे साथ ही रहिएगा, जरा लियाकत शहवानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, उनसे बात कर लेते हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, जाहिर है हमें पता है कि ऑपोजिशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। लियाकत शहवानी साहब से सवाल हम ये करना चाहते हैं कि सर ये हुकूमत जब बजट पेश करने जा रही है सर, तो ये सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ये ऑपोजिशन को आप लोग एतमाद में नहीं ले रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, ये क्या सूरत हाल बलूचिस्तान में पेश आ रही है। गो कि हमें मालूम है किसी हद तक खबरें और इत्तलात मौजूद हैं कि रिफ्ट बाकायदा तौर पर हुकूमत के बहुत सारे ओहदेदारान के माबैन एक रिफ्ट मौजूद है। लियाकत शहवानी साहब, ओके। बुशरा, लियाकत शहवानी साहब से हमारी बात हुई थी अभी GTV नेटवर्क पर, तो वो ये फरमा रहे थे कि ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कैसे हो गई, क्यों हो गई, क्या ऑपोजिशन ऐसे मुतालबात कर रही थी जो हुकूमत नहीं मान सकती थी? अपोजिशन पहले दिन से सरापा एहतजाज है कि वो अपने इलाकों लेकर जो है मुंतखब हुए हैं, और जब वो अपने इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो दस्तों गिरबान होते हैं उनके साथ, और कहते हैं कि हमने आपको कामयाब करके बलूचिस्तान असेंबली तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब आप हमारे मसले मसाइल हल करने के हवाले से जो हुकूमत के सामने हमारे मुतालबात नहीं रख रहे हैं, और ना ही जो है हमारे लिए कोई स्कीमात लेकर आ रहे हैं, जिस पर अब वो मजबूर हो गए कि लोगों को जवाब दे देकर। उनका कहना है कि वो थक चुके हैं, अब मजबूरन उन्होंने ये एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया था, जिस पर जो है वो 4 दिन से बलूचिस्तान असेंबली के बाहर अपने एहतजाजी कैंप लगाए बैठे थे और मुंतजिर थे कि शायद
शायद वजीर आला बलोचिस्तान जो है उनके पास आएंगे या कोई हुकूमती अरकान जो है उनके पास आएंगे और उनके मुतालबात को सुनेंगे, उनकी इस्तीमात जो है उनको इस बजट में शामिल किया जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ दूर किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हुई तो मजबूरन जो है आज अपोजिशन अपने एहतजाज में शिदत लाई। गुज़िश्ता रोज भी सूरत हाल आपने देखी। बुशरा, एक मिनट में जो मैं मंजर देख रही हूँ, एक मिनट बुशरा, इसमें जूते चप्पलें गमले उठा के मार दिए, ये क्या हो रहा था? वहां पे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई क्या? देखिए ये कल्चर जो है बलोचिस्तान का कभी नहीं रहा। कभी भी ऐसी सूरत हाल जो है सामने नहीं आई कि गमले मारे गए हों या जूतियां मारी गई हों। ये पहली मर्तबा सूरत हाल ऐसी आई, वो भी उस सूरत में कि जब रुकने असेंबली जो है अपोजिशन के वो अंदर पहुंचे तो उनके साथ जब उनके हिमायती अंदर पहुंचे, उनके कारकुनान अंदर पहुंचे तो उन मुश्तल कारकुनान ने जो है गमला भी उठा के मारा, जूतियां भी मारी। तो सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा हो गई। उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मजबूरन जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि बलोचिस्तान का कभी ये कल्चर नहीं रहा है कि यहाँ पर जो है जूते मारे जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अभी तक की डिटेलिंग के लिए। मेरी कोशिश है कि मैं ज़ाहिर बलूचिस्तान के जो नुमाइंदा जमातें हैं उनसे भी बात करूं, क्योंकि जैसे बुशरा हमारी रिपोर्टर कह रही हैं कि ये कभी भी बलूचिस्तान का कल्चर नहीं रहा, हमने कभी ऐसे मंजर नहीं देखे। लेकिन कल्चर और मनाजिर जो कुछ कौमी असम्बली से देखे गए वो भी शायद किसी ने नहीं देखे थे, लेकिन अब शायद ये रिवायत ही पड़ गई है। लेकिन ये जो रिवायत पड़ी है कि कब्जा कर लें और जिसका दिल चाहे जहां दिल चाहे बिल्डिंग बना लें, सॉरी क्या बता रहे हैं, लियाकत शेवानी साहब आ गए लाइन पर। अच्छा, लियाकत शेवानी साहब से जरा पहले बात कर लें, फिर जरा इस मसले पर भी बात करते हैं। तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लियाकत साहब, मुझे जरा ये बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल पैदा हो गई? मतलब गमले एक दूसरे के ऊपर मार दिए, चप्पलें उठा के फेंक दी, ये क्या सूरत हाल और क्यों पेश आई? एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंके, बल्कि अपोजिशन वालों ने जो ये हरकतें की हैं और हमारे जो मौजूद अरकान हैं उन पे हमलावर हुए और बाय डिजाइन हुआ है। 10-12 दिन कबल तो असेंबली का लास्ट सेशन हुआ, उसमें उन्होंने असेंबली फ्लोर अनाउंस किया था कि हम एहतजाज करेंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, बजट पेश होने नहीं देंगे। और उन्होंने यही किया, अपने कारकुनों के हाथों में पत्थर थमा दिए। सोशल मीडिया पे आप सब देख सकते हैं, एम्बुलेंसेज का रक्षा रोके रखा, मरीजों को तकालीफ दी, रोड उन्होंने ब्लॉक किए। और आज जो है कैबिनेट का इजलास चल रहा था और कैबिनेट के इजलास के बाद तमाम अरकान हमारे असेंबली आ ही रहे थे कि इन्होंने असेंबली के ऊपर दावा बोल दिया, असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया, उसके इस्तेहकाम को पामाल किया, हिस्ट्री को पामाल किया। लियाकत साहब, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर देती हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि ऑपोजिशन के लोग हैं और उन्होंने सारा कुछ कर दिया। सर, आज बजट पेश होना था, उस दौरान कोई सिक्योरिटी होगी? आपको पता है ये 4 रोज से बैठे हुए थे। जाम कमाल साहब लोग ने उनसे मिलने तक की बात तो दूर की बात है, बात करना भी जरूरी नहीं समझा। हुकूमत चलाने के लिए ऑपोजिशन के साथ राब्ता कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सर जी, हमारी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से हम निभाते रहे हैं। बारहा हम उन्होंने कहा कि आप तशरीफ लाएं, आप बैठें, बात करें, कहना क्या चाहते हैं, मुतालबा क्या है। लेकिन ये बैठने पे मजा नहीं थे और दिल को एक ही बात की रिट लगाए रखे उन्होंने कि हमें जो है हमारे डिस्पोजल पे फंड रखे जाएं। देखिए, आईन में कहीं दर्ज नहीं, किसी रूल ऑफ बिजनेस में नहीं, लेजिस्लेशन तमाम अरकान का काम है। हम उनको फंड्स तो नहीं दे सकते। फंड्स जो है डिपार्टमेंट जो हमारे हैं वो बजट को डिजाइन करते हैं। मैं बहुत लंबी ज़ाहिर इस पर डिबेट हो सकती है, मैं आपकी कता कलामी करना नहीं चाहती, लेकिन बलूचिस्तान के जो जमीनी रास्तों पर जिस तरह से फंड्स को इस्तेमाल करना है वो नहीं हो रहे। यानी कि जो ये बात ऑपोजिशन के नुमाइंदगान कह रहे हैं कि उनके इलाकों में अगर तरक्याती काम नहीं हो रहे तो उनको तो जवाबदेही करनी है। आप लोग अपने अपनों को बांट रहे हैं और गैरों को डांट रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे अपोजिशन के हल्कों में काम नहीं हो रहा डेवलपमेंट का, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उन्हीं के हल्कों में गवर्नमेंट के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो उनके आइडेंटिफिकेशन पे वहां पर काम हो रहा है, लिहाजा उनको काम नहीं करना चाहिए, वो हमारा काम रोकना चाह रहे हैं। अब आप इनसे ये पूछें कि उनका पहला स्टेटमेंट दुरुस्त है जिसमें वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा हमारे हल्कों में, या दूसरा दुरुस्त है जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन पे काम हो रहा है। यानी काम तो हो रहा है, उनके हल्कों में काम हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट जा रहे हैं, तमाम हल्कों में काम हुए हैं। इनके अरकान की आप डिटेल उठा के देखें, ये जो खारान का हमारा MP है जो बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा है इस तमाम प्रोसेस में, 72 करोड़ के काम उसके हुए हैं। सर, आपकी हुकूमत और वजीर आला जाम कमाल साहब से भी लोग वहाँ खुश नहीं है। लियाकत शेवानी साहब, मसला तो ये है कि चलें ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, अवाम की तरफ से भी यही खदशात और बात कही जा रही है। अब भी जो है ये हमारे मिनिस्टर फाइनेंस
इनकी बजट स्पीच के बाद जब वजीर आला साहब आज स्पीच करेंगे, आप उसको देखिएगा, या लाइव ऑन एयर होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे देखिएगा कि 3 साल कारकर्दगी जो है वजीर आला साहब अब बयान करेंगे। ठीक है, पूरा में उसके बुकलेट छापे हैं, वो बुक्स आपको भिजवाएंगे मीडिया को, आप देखें, आप फैसला करेंगे। सर मीडिया पर तो वो कुछ आ रहा है जो कोई शायद नजर नहीं आना चाहिए था। लियाकत साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा, आपने सुना असेंबली क्लास में, उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा कि बलूचिस्तान में 8.8% जो है पॉवर्टी रिडक्शन हुई है, तखफीफ गुर्बत हुई है। सर वो तो फंड आ रहे हैं ना, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रही। लेकिन आलमी जाहिर है दुनिया पैसा दे रही है, और कोविड के बाद सूरत हाल में काफी हद तक बहुत सारी चीजों में हुकूमत को एक जानिब जाहिर कुशन मिला है, तो दूसरी जानिब हुकूमत उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी दिखा रही है। वेल थैंक यू वेरी मच लियाकत शहबानी साहब। वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, लेकिन मैंने जैसे बिल्कुल इब्तदाइया में ये कहा था कि ये मनाजिर इस तरह के बाहर धमा चौकड़ी और इसके साथ धीमा मुश्ती और लोगों को एक दूसरे पर मार धाड़, ये हमने कभी देखी नहीं। लेकिन बहरहाल अब देख रहे हैं, और ये भी एक जैसे कहते हैं तारीख का हिस्सा बन रहा है। लेकिन तारीख का हिस्सा कुछ चीजें और भी बन चुकी हैं, और वो है कराची में मौजूद तजावुजात। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई बड़ी मंजिला इमारतें यहाँ पर बना दी गई, पूछने वाला कोई नहीं। एनओसीज कैसे जारी हो गई, जब किसी से पूछने जाओ तो कहता है भाई हमारे दौर में ये नहीं हुआ। आज एमकेएम के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये तमाम तर एनओसी, बिलखुसूस अलादीन पार्क के हवाले से उन्होंने बात की। तो ज़ाहिर इस पर भी बात करेंगे। फिर नस्ला टावर के लिए मैंने आपसे कहा कि लोग सर जोड़कर बैठ गए, कौन लोग हैं, गिरवाएंगे नहीं गिरवाएंगे, आखिर को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। एक ब्रेक से वापस आकर इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। जाते हुए मैंने आपसे कहा ब्रेक पर कि जरा इस मसले पर अब बात कर ही लें कि कराची में कायम तजावुजात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक्शन लेती है, लेकिन ये तजावुजात रातों रात तो कायम नहीं हुई हैं। और अगर रातों रात कायम नहीं हुई हैं तो फिर आज हमने देखा कि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें काफी गिले शिकवे थे। ये बात पहुंची कैसे यहाँ तक, जरा इस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, एडवोकेट हैं, और कराची में हमने देखा कि कराची के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। शाहाब ओस्तू साहब वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शाहाब साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। और ख़ावर हुसैन नुमाइंदा जीटीवी नेटवर्क इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। शाहाब साहब आपकी इजाजत से जरा मैं ख़ावर से कुछ इनसाइड ले लूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके पास बड़ी दिनों से जमा हैं। ख़ावर, हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट जब बैठती है और फिर कराची के मामलात पर जब बात होती है तो ऑर्डर्स आते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, जो इंक्रोच्ड एरियाज हैं, उनको मिसमार करवाने की बात होती है। ये नस्ला टावर की क्या कहानी है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे खबरें आप ही लोगों ने दी शायद कि कुछ लोग सर जोड़कर बैठ गए, तो किसका है ये नस्ला टावर, कैसे बन गया ये? 2013 में इसका नक्शा पास हुआ जब मंजूर काका जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे, आजकल कनाडा में मुकीम है। नाम काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इनका आता रहता है। ज़्यादातर शहर का जो नक्शा तब्दील करने में इनका बड़ा एक हाथ है, हर तरह की कटिंग करना जानते हैं। ये टोटल जो प्लॉट था 780 गज का प्लॉट था ये, जो बढ़ते बढ़ते फिर ये 1121 गज तक पहुंच गया। कुछ शारा फैसल का हिस्सा इसमें शामिल हुआ, कुछ सर्विस लाइन शामिल हुई, और यूं इसका नक्शा जो है वो पास कर दिया। अब अगर कागजात में आप देखें तो उसको बिल्कुल इन्होंने, जो अफसरान हैं उन्होंने मिली भगत के साथ इसको जायज़ करार दे दिया। चीफ जस्टिस साहब के पास भी जो फाइल लेके जाते हैं और उनको कायल करने की कोशिश यही की जाती है कि ये लीगल है, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब इस शहर से भी वाकिफ़ हैं और इन तमाम इलाकों से भी वाकिफ़ हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरह से ये शहर कहाँ था और किस तरह से अब ये पहुंचा, तो वो इन तमाम जो दस्तावेज़ात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अहकामात दे दिए हैं कि इसे गिरा दिया जाए, लेकिन अभी तक ना तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई अमला, ना ही इंक्रोचमेंट, कोई एक सरकारी बंदा वहाँ बिल्डिंग पर नहीं पहुँचा कि इस बिल्डिंग को कैसे तोड़ना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी। वो किसी न किसी तरह से टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? ये इस तरह से हुआ नहीं ना कभी शहर में। इससे पहले आप देखें कि अदालती अहकामात पर जो रेलवे की जमीन पर एक प्रोजेक्ट कायम था, मून गार्डन, वो नहीं टूट सका। तो जब वो नहीं टूटा तो फिर ये भी इतने बाइख्तियार लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी नहीं सुनेंगे। चलेंगे इस पे बात कर लेते हैं खबर। लेकिन जरा मुझे बताया गया है कि हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब ने। सर आपको भी वेलकम करती हूँ।
मैं आपसे अभी बात करती हूँ, लेकिन जरा मैं शाहब साहब से इसका एनालिसिस ले लूँ। शाहब साहब, कराची के पानी का मसला हो, सिंध के पानी के कंटामिनेशन का मसला हो, सिंध के अंदर तजावुजात और बिलखुसूस कराची जैसे शहर की तजावुजात के हवाले से बात हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पास करती है, लेकिन कहीं ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है और कहीं नहीं होता। ये तजावुजात के हवाले से क्या डायरेक्शंस, क्या चीजें आपके सामने हैं इस वक्त? देखें जी, अगर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, जी सर, मैं सिर्फ कराची जो है की बात नहीं कर रहा, ये पैटर्न आपको नजर आएगा कि जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल इदारे हैं और जिनके कनेक्शंस हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज हों या इदारे हों, उनमें वो किसी न किसी तरीके से अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकलवा लेते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दो बड़ी मिसालें जो हैं वो आपके सामने, एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना घर है जी बनीगाला में, बनीगाला रेगुलराइज किया, जबकि उन्हीं दिनों आपको याद है कि पूरे इस्लामाबाद में एंटी इंक्रोचमेंट की एक ड्राइव चली और पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ गरीब लोगों के घर तोड़ दिए गए। और दूसरा आपके सामने बैरिया टाउन का मिसाल मौजूद है, 16,000 एकड़ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फाइन किया और इलीगल भी करार दिया, फिर जुर्माना आयद करके 16,000 कुछ एकड़ पे उनको वो जमीन दी, लेकिन अब वो 50,000 एकड़ तक कब्जा कर चुका है। अब मसला सारा यही है। मैं जो है बिल्कुल एक तरह से एडमायर करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, जो है इसे प्रिंसिपली जो बिल्कुल 100% करेक्ट स्टैंड है कि शहर जो है वो इस तरह नहीं बनते, और उनकी ये भी जो काविश है कि किसी तरीके से शहर में कोई ऑर्डर पैदा किया जाए, कोई सिस्टम बने। लेकिन मसला वही आ जाता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब को ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो पहले आप जो बड़े बड़े यहाँ पे पावरफुल माफियाज बैठे हुए हैं, जिन्होंने पब्लिक जो पर्पस प्रॉपर्टीज को उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया है और ग्रेवयार्ड्स को खत्म करके उन्होंने वहां पे जो है कमर्शियल प्लाजाज बना दिए हैं, वहां से शुरू करें। एक मैसेज जाना चाहिए। देखें, जब आप पावरफुल लोगों को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू होगा। अब होता यह है कि आप गुजर नाला पे तो चलो वो एक मजबूरी है, लेकिन वहां पे सारे ज्यादातर गरीब लोग हैं सारे। अब ये जो अलादीन पार्क वाला जो है, इसमें भी दुकानदार हैं। अब ये तो आपने तोड़ दिए, 24 घंटे में टूट गया, लेकिन जो पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने, आप खुद चीफ साहब जो है वो मिसालें देते हैं दिल्ली कॉलोनी की और मुख्तलिफ जगहों की, ये सारी की सारी पूरी पट्टियां जो है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं। तो अब उनको तो कुछ भी नहीं हुआ वहां। लेकिन शाहब साहब इसमें एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जब भी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस, मैंने कहा कि जब हम कराची के हवाले से बात करते हैं, जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो ज़ाहिर है उस पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन हमने देखा जब एम्प्रेस मार्केट खाली करवा रहे थे उस वक्त भी यही सारे सूरत हाल थी। फिर आपने अभी रेलवे की ज़मीन का कहा, जब उस अराजी को क्लियर करवा रहे थे तब भी यही क्लेम्स आ रहे थे कि ज़ाहिर गरीब लोगों की जगह है, उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा। सर, ये कॉम्पनसेट हो सकता है या नहीं? क्योंकि सईद गानी साहब ने कल ये कहा था कि हम बहुत सारी जगहों को नहीं गिरा सकते, चीफ जस्टिस हमें बुला लें। देखिए, मैं बिल्कुल मसला ये है कि ये 25-30 साल हो गए हैं जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। अब वो काफ़ी कंस्ट्रक्शंस को बाद में रेगुलराइजेशन भी उस पर कर दी गई है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहला काम चीफ साहब ये करे कि ऑर्डर कर दे कि आज के बाद कोई भी रेगुलराइजेशन का कोई भी ऑर्डर होगा तो वो डायरेक्ट कंटेम्प्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ये जो रेगुलराइजेशन की वबा है, सारा जड़ जो है ना, वो यही का जड़ जो है वो ये रेगुलराइजेशन। मुस्कुरा रहे हैं शाह साहब आपकी इस बात पर। शाह साहब, मैं कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मेरे साथ जो मेरे साथी रिपोर्टर है ये मुस्कुरा रहे खबर, क्योंकि रेगुलाइज करना तो यूं चुटकियों का काम है ना। इधर पेपर आया, कुछ पैसे आए और रेगुलाइज होगी एक चीज, ऐसे ही होता है। और बिल्कुल सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैरिया टाउन की है, जिसके आज एमकेएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं का हवाला दिया कि इतना बड़ा उन्होंने वहाँ पर इंक्रोचमेंट की, लोगों के घर उजाड़े, उनकी बस्तियाँ जो थी उन्हें वीरान किया और फिर कब्जा करते करते कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जुर्माना आयद करके। मैं प्रिसाइजली आप क्या बता सकेंगे कि ये नस्ला टावर जो है ये किसका है और कौन अभी तक इसमें रिलक्टेंट है? क्या इंतजामिया इस तरफ आ ही नहीं
नहीं है, या अभी सोचा नहीं है, या वो चाह रहे हैं कि कुछ पेपर वर्क के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आमादा कर लेंगे कि ये बिल्कुल लीगलाइज जगह है? बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक कोशिशें यही हो रही हैं। जो लोग वहाँ अभी तक अफसरान को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, सिंध हुकूमत इसमें बेबस दिखाई दे रही है। वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस मामले को रफा दफा करवाया जाए, मतलब टाइम गेन किया जाए, किसी तरह से इंगेज किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, और ताकि ये मसला टल जाए। इससे पहले भी इसी तरह हुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं है नस्ला टावर के हवाले से। अगर आपको याद हो तो पिछली जो समातें थी सुप्रीम कोर्ट की, उनमें ये अहकाम तब भी जारी हुए थे, लेकिन यही हुआ कि टाल मटोल करके वक्त जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाल मटोल से बात नहीं। कमिश्नर कराची को सुप्रीम कोर्ट ने आज अहकाम दिए हैं कि गिरा दो नस्ला टावर को, फिर बाद में देखते हैं कौन आता है। तो ये जब बात यहां तक पहुंच गई होगी तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ इसमें सब्सटेंस मौजूद है। मैं आ रही हूं शाह साहब आपकी तरफ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर सिद्दीकी साहब, कितना वक्त और लगाएंगे आप लोग जो तजावुजात गिराने की बात की है, और क्या अभी तक क्या किसी को मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा आपकी मशीनरी को, आपके ऑफिसर्स को? बशीर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, मज़ाहमत तो जब हम तजावुजात को हटाने किसी रेडी वाले को तो हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी इंक्रोचर वो ये समझता है कि ये मेरा हक है, चाहे वो रोड हो, फुटपाथ हो या किसी किस्म की जगह हो, तो वहाँ पर हमें मज़ाहमत का सामना जरूर करना पड़ता है। ऐसा सच शुरू में तो होता है, उसके बाद फिर अंडर कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अलादीन पार्क है, पहले शुरू में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्मूथली काम हमारा जारी है। बिल्कुल केडी ऑफिसर्स क्लब है जिसपे वहाँ कार्रवाई हमारी जारी, अभी भी जारी है। तो वहाँ भी हल्की फुल्की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। फिर इसी तरह ST14 एक प्लॉट है जो तकरीबन 4.5 एकड़ के रकबे पर मुहित है, जो कि पार्क का प्लॉट है, जिसपे जो है दुकानें, गोदाम और मकानात वगैरह। उसी के लिए सईद गनी साहब ने शायद कहा कि हम बागात नहीं उजाड़ सकते। असल में बात यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने कराची को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत किया है, और आज से नहीं है ये उनका CP9 के अंदर जो है 2018-19 से एक ऑर्डर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्क और किसी भी कम्युनिटी प्लॉट, किसी भी ग्राउंड, किसी भी नाले और किसी भी फुटपाथ के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये ऑर्डर्स आने के बाद जो है बहुत सारे क्या नाम कहते हैं, आपने देखा होगा लोगों को, जिन लोगों ने इन जगहों के ऊपर तजावुज़ात कायम कर रखी थी, और वो अरसे दराज से, मतलब किसी ने कहा कि मैं 20 साल से, कोई कह रहा है मैं 25 साल से, कोई 30 साल से। बात यही है ना बशीर साहब, यही बात तो कह रहे हैं शाह साहब के, इतनी अरसे दराज से जगहों पर लोग बैठे हुए हैं। शाह साहब, मैं जब कभी आपसे ऑफ द एयर भी बात करती हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो हम यही सवाल आपके सामने रखते हैं कि सर जब ये बन रहा था तो सारे जिम्मेदार क्या सो रहे थे, और अगर वो अभी मौजूद हैं तो उनकी बासपुर्स तो होनी चाहिए ना। शाह साहब क्या कहिएगा? देखें जी, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है कि कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है। जो जड़ है ना, जो ये सब मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं आपके प्रोग्राम्स में कि देखें, आप जब घर बनाते हैं, आप कोई भी ऑफिस बनाते हैं, कोई कोर्ट बनती है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसका एक प्लान होता है। आप अंदाजा करें कि पूरे शहर में आप बेशक किसी भी पॉश इलाके में चले जाएं, कहीं पे भी जगहों के बीच में रोडों पे सिमेट्री नहीं है, क्योंकि कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है। अब जब पूरा शहर आप बगैर किसी प्लान के तहत चला रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें पावरफुल माफियाज हैं और रूल ऑफ लॉ एनफोर्स नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आपने देखा कि चलते चलते जो है बड़े बड़े सेंसिटिव जो मकामात जो हैं हमारे, जो डिफेंस पर्पसेस के लिए, वहां कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीस का ट्रेड चल रहा है, कोई पूछने वाला है, जिसको देखो वो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जिस पर्पस के लिए जगह दी गई थी वो पर्पस सब भूल चुके हैं। कैंटोनमेंट्स को किस पर्पस के लिए जगह दी गई थी वो मकसद ही खत्म हो चुका है। अब जहां मौका मिलता है बिल्डिंग खड़ी कर दो, जहां मौका मिलता है। लेकिन सर मैं शाह साहब, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की गेम है सारी ये। और फिर क्या करते हैं कि जब 10 साल गुजर जाते हैं उसके बाद एक खामोशी से रात के अंधेरे में रेगुलराइजेशन का एक ऑर्डर पास हो जाता है, जिसमें कई 100 बिल्डिंग्स जो हैं वो रेगुलराइज हो जाती हैं, और बेचारे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करके लोग खरीद के
जब लोग देखते हैं कि जी अब तो ये रेगुलर हो गई है और इसमें आपको लीज मिल गई है, फिर वो लीज फर्दर लीज होती है, फिर फर्दर लीज होती है, तो ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट सर अवाम का शाब साहब सारा पैसा आज एसबीसीए ने, आखिर में अवाम मरता है बेचारा। एसबीसीए ने आज 42 प्रोजेक्ट्स के नाम दिए हैं कि अगर आपने इसमें घर खरीद लिया है, ले लिया है, जमीन हो गई है, अपनी सोसाइटी पे कुछ ले लिया है, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये लीज नहीं है, ये एसबीसीए ने इसके नक्शे पास नहीं किए। ये अब कार्रवाइयां शुरू हुई है। मुझे हैरानगी इस बात पर है। वो क्या सना, वो क्या सोए हुए थे जब ये मैं यही कह रही हूँ शाब साहब, मैं यही तो कह रही हूँ सर जी। उन ऑफिसर्स की लिस्ट मौजूद होगी कि उस जमाने में किसके कब्जे में थे। ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं खावर से पूछती हूँ, खावर मैं उन पे करें ना अपनी कार्रवाई शुरू। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसी डायरेक्शन में आगे बात को लेके जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर जरा इसी मसले पर आगे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते शाह बोस्तो साहब से हम यही बात कर रहे थे कि कराची को किसने कब नुकसान पहुंचाया, शायद इसका अहाता भी होना चाहिए, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे में जो नकाइस हैं, क्या अब इस वक्त के हालात में इसको बेहतर किया जा सकता है या नहीं? शाह साहब क्या कहिएगा इस मामले पर, क्योंकि अब तो चीज़ें बन गई हैं। अब जैसे आज एमकेएम वाले कह रहे थे कि मतलब अगर ज़ाहिर एक चीज़ को लीगलाइज कर रहे हैं, आप उस पर जुर्माने लगा दें, क्या इस समत पे भी देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? शाह साहब देखें जी, अब इसमें ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ तो ऐसे लोग गरीब होंगे जिन बेचारों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के अपना छोटा सा घर लिया होगा या कोई दुकान खरीदा होगा, और वो हो सकता है कि तीसरे चौथे नंबर के खरीदार हों, और उससे पहले 2-3 खरीदार बीच में निकल चुके हैं वो बेचारे फंस गए, अब उनका घर टूटेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी यकीनन कंस्ट्रक्शंस होंगी जिसमें बुरी तरह शहर की जो बुनियादी जो नकाइस हैं उसको वो बिल्कुल, उससे जब तक आप उन इमारतों को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आप शहर को अपनी कम से कम एक ऐसी सूरत में बहाल करें जो शहर चलते हुए नज़र आए। कोई पार्क्स हो, कोई सैनिटेशन हो, कोई पानी का निज़ाम हो। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 9-10 महीने तक कराची में कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दी थी, इस बुनियाद पे कि मैंने ये कहा था कि जी जब तक आप पानी और सैनिटेशन का बंदोबस्त नहीं करते, आप किसी को नई कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त ना दें। अब उस वक्त जाहिर है पावरफुल लोग आ गए, उन्होंने 9 महीने तक तो हम उसको रोक सके, लेकिन आखिरी दिन मेरे ख्याल में जब साकिब निसार साहब कराची आए थे आखिरी दफ़ा अपने रिटायरमेंट से पहले, तो वो क्या हुआ मुझको आज तक पता नहीं। विद इन फ्यू सेकंड्स वो जो है वो पाबंदी खत्म हो गई थी, और उसमें ये कहा गया कि चूंकि जी अब अगर पाबंदी आज खत्म करेंगे तो 3 साल के बाद जो नई कंस्ट्रक्शन है वो बन पाएगी, इसलिए 3 साल का टाइम बहुत ज्यादा है। इस अरसे में कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा, K4 वगैरह बन रहा है, अभी तक नहीं हुआ। आज तक वो न मसला हल हुआ है, बल्कि आप देखें कि पहले से ज्यादा खतरनाक हद तक जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन आप देखें कि उसके साथ कराची के साथ क्या हुआ पिछले 3 साल का, आप निकालें जरा, देखें कंस्ट्रक्शन कैसे होती जा रही है। कोई आज तक मास्टर प्लान में, बार बार कह रहा हूं आपसे कि मास्टर प्लान के बगैर आप इतना बड़ा शहर कैसे डेवलप करेंगे? जब आप मास्टर प्लान होता है तो आप उस मास्टर प्लान के एक तरह से आपने वो एक बुनियाद खड़ी कर दी है, और उससे आप जब थोड़ा सा भी हटने की कोशिश करोगे तो आप पकड़े जाओगे। लेकिन शाह साहब मुझे बताइएगा शाह साहब, क्योंकि जब हेयरिंग हो रही होती है तो मुझे इल्म में काफी ज्यादा जाहिर है अजहान वहां मौजूद होते हैं, लेकिन ये मास्टर प्लान का जो तस्करा है ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कितनी दफा मांग चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मास्टर प्लान सामने आए। लेकिन बताऊं, हाँ जी, मास्टर प्लान मास्टर प्लान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया था वो 2006-7 में बना था मुस्तफा कमाल के जमाने में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था कि आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो आज तक न वो मास्टर प्लान खुद एमक्यूएम ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यानी देखें ये बड़ी एक ट्रेजेडी है कि सियासत हो रही है कराची पे, एमक्यूएम ऐसे बोल रही है खड़ी होकर जैसे एमक्यूएम ने तो कराची अपने जमाने में जैसे कराची को पेरिस बना दिया था। पीपुल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो या अरबाब गुलाम रहीम की मुस्लिम लीग हो, कोई भी हो, इस शहर के साथ सबने जो है वो सोतेली माँ का सलूक किया है, सिर्फ खाया है और दिया कुछ नहीं है।
ये आपके जो उस वक्त से जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, उस पे जो इंक्रोचमेंट्स करवाई गई और जो पूरे शहर का जो ये जो हाल देख रही हैं, ये तो 2-3 पार्टीज यही हैं। ऊपर से पीटीआई ये जो ने क्या किया है कुछ साहब, मुझे हंसी आ रही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है? मैं खबर से एक सवाल करके फिर आपकी तरफ आती हूँ। ये यूनुस मेमन साहब, ये मंजूर काका, ये माशाल्लाह कौन लोग हैं और ये कैसे चलाते हैं कराची को? ये कैसे चला सकते हैं कराची को? मेरा सवाल ये है, कैसे चला सकते हैं कराची को? क्या इनके पास ऐसी फोर्स मौजूद है? खबर सना, फोर्स नहीं है, पैसा है, सारा काम है पैसे का। आपके पास पैसा है तो आपके पास फोर्सेस भी हैं, आपके पास ग्राउंड पे लोग भी आ जाते हैं। वो एक बंदा जो यहाँ शहर में है ही नहीं मौजूद, वो पूरा सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है? उसके लोग हैं यहाँ, वो नोटों की बोरियां भेजता है अफसरान के पास, और जो लोग कंसर्न होते हैं जहाँ पर उसका काम रुकता है वहाँ पर, और पूरा सिस्टम, पूरे टाउन्स खरीदे जाते हैं, पूरा इलाका कि इस एरिया में मैं काम करूँगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपने यहाँ पर नहीं आना है। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस टाइम पे तो बिल्कुल उरूज पे चल रहा है ये सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट पैसा चल रहा है बिल्कुल। ये यूनुस मेमन साहब वहाँ से पैसा भेजते हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग जो बैठे हुए, सिर्फ यूनुस मेमन नहीं है, सिर्फ यूनुस मेमन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे यूनुस मेमन है, अलग अलग टाउन में एक यूनुस मेमन जो है वो बैठा हुआ है जो काम कर रहा है। यूनुस मेमन एक कैरेक्टर का नाम है जो आज आपने कभी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट के नाम, इससे पहले कभी किसी ने यूनुस मेमन का नाम सुना है? अगर आपने सुना हो या मैंने भी नहीं सुना हुआ था। तो ये इतनी खामोशी के साथ ये कई यूनुस मेमन इस वक्त शहर में जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर यूनुस मेमन बैठे हुए हैं जिन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है, जो सामने नहीं आते। बिल्कुल खामोशी के साथ बात नहीं शाह साहब, अगर ये लोग मौजूद हैं और अभी हमारे नुमाइंदे बैठ के हमें ये बता रहे हैं कि ये लोग पैसा आज भी चला रहे हैं, तो सर इनको पकड़ना तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, तो क्यों नहीं हाथ पड़ता इन लोगों पे इनका? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हुकूमत का मतलब क्या, बेसिकली 3 या 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना जो बारी बारी हुकूमत में आती हैं, उन सबका स्टेक है, सब पैसा बनाते हैं, सबको जो है आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, और अब भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब गुलजार साहब आके कराची में उन्होंने कुछ ऑर्डर्स किए हैं, ये ऑर्डर उन्होंने आज से 2 साल पहले किए थे, और खावर साहब ने जिस तरह आपको बताया कि 1.5-2 पहले भी ऑर्डर हुए थे कि जी जो इलीगल तजावुज़ात हैं ख़त्म करें और कराची को उसके असली रूप में दोबारा हमको लाना है, उन्होंने ये कहा था। जी बिल्कुल, उसका जो ओरिजिनल जो कराची थी उसको रेस्टोर करना है। आप बताएं कि उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि बजाय वो तजावुज़ात खत्म करके कराची में एक ऑर्डर पैदा करें, एक रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करें, आप देखें कि उसके बाद बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हुई होगी। क्योंकि आज तक मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरी इसमें गुजारिश सिंपल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक पाबंदी लगा दे, बैन लगा दे कि कोई नई कंस्ट्रक्शन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कराची का मास्टर प्लान। आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि तामीरात का शोबा चलेगा तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा। फिर चुप करके बैठे। देखें, या तो आप मईशत का पहिया चलाएं माफियाज के जरिए, या आप इस मुल्क को किसी कानून, किसी आइन के तहत चलाएं ताकि लोगों को पता चले। गरीब आदमी मारे जाते हैं, वो क्या मईशत है जिसमें एक गरीब, अब जिन लोगों के आपने घर बर्बाद कर, डिमोलिश कर दिए, उनके दुकान तोड़ दिए, हो सकता है वो दुकान जिसने लिया वो पैसे लेके चला भी गया, अब कोई और वहां पे बैठा हुआ है, वो तो बेचारा मारा गया। यही बात है ना शाह साहब, मैं यही कह रही हूँ, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बशीर सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कंप्लीट डिमोलिशन जो है अलादीन पार्क की और पवेलियन क्लब की, ये कितने दिन में हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर जो है अलादीन पार्क में जो है वो तजावुज़ का खात्मा करना है और इसकी रिपोर्ट जमा करानी। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3-4 दिन जो काम किया उसकी रिपोर्ट। और ये केडी ऑफिसर क्लब्स के जो एरिया है सर, जिसमें कुछ शादी हॉल्स वगैरह बने हुए हैं गैर कानूनी? जी हाँ, केडी क्लब तकरीबन जो उसका मेन जितना भी काम था उसका सब मैंने मार चुका है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक बशीर साहब, ठीक, एंड आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच खाबर हुसैन कि आपने भी वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच बशीर सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया। शाह बोस्तो साहब का बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ ये है कि तजावुज़ात बार बार हम सब एक ही गर्दान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि रात को सब सोए और सुबह उठ के ये बिल्डिंग्स तैयार खड़ी थी। ये पूरी तरह से फ्रेमवर्क के जरिए पैसा चलाया गया, पैसा भेजा गया,
गया, लोगों को खरीदा गया, तजावुजात खड़ी की गई, तो ये सारे लोग मुलव्विस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात सर आंखों पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर लोगों को भी सामने लेकर आए और इनसे बासपुर्स करे और इनके ऊपर जो चार्ज लगता है वो चार्ज भी लगाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।